पूर्व विधायक फूलपुर से हैं और लालगंज लोकसभा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लालगंज, आजमगढ़ काफ़ी सीटें पूर्वांचल की और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीती है। इस जीत को किस तरह देखते हैं? देखिए, जीत तो सही बात है कि जनता को नमन है, प्रणाम है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम अभिवादन है कि उन्होंने बहुत अच्छी रणनीति बनाया जिससे रिजल्ट आया। लेकिन रिजल्ट हम लोगों के मन का नहीं आया। हम लोगों का अनुमान था कि 55 से 60 सीटें हम जीतने वाले हैं। उसमें आप देखिए 5 गांव से लेके फर्रुखाबाद और कई इस तरह की सीटें हमारी मिसरौली, मुजफ्फरनगर जो सीटें हैं, 3-4 सीटें तो बहुत कम अंतरालों पे हरा दी गई कहिए, चाहे प्रशासन की लापरवाही कहिए, चाहे प्रशासन का दबाव कहिए, तो इससे कमी आई। सर एक चीज़ बता रहे हैं आप, जब विपक्ष आरोप लगाता है कि जब ये लोग जीत जाते हैं तो अच्छा होता है, जब नहीं जीतते हैं तो प्रशासन, तो ईवीएम, तो दुनिया भर का चुनाव आयोग सब गड़बड़ होता है। देखिए, अब आप लोग कहीं ना कहीं आपके जो मीडिया कर्मी साथी हैं, हर चैनल, हर काउंटिंग में, हर ज़िले में, हर सीटों पर लगे रहते हैं, तो आपकी भी अपनी बातचीत होती होगी उनसे, तो आपको सही सही अंदाज़ा लग जाएगा। उसमें कहने की कोई बात नहीं है। यह अलग विषय है कि भारतीय जनमानस को जगाने का जो काम, जो बीड़ा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया था, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, मतलब हो ही चुके। 10 सालों में हम जगाते रहे और आज उस जागरण का फ़ायदा यह है कि देश और दुनिया में जिस अयोध्या और जिस मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस का इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, उनके मतों की लूट कर रही थी, उस सीट पर भी समाजवादी पार्टी का, और सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी का दलित चेहरा जो सीनियर हमारे रहे हैं, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जीते हैं सम्मानजनक स्थिति में। तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए का निर्माण किए और उसको आगे बढ़ाने का काम किए, उसका सार्वभौमिक असर पड़ा पूरे प्रदेश पर। और इसको हम लोग भी जब उनसे प्रणाम करने का अवसर मिलेगा उनको, तो इस बात का निवेदन करेंगे कि पीडीए के संगठनों को आगे बढ़ा करके दल को और मजबूती देने का काम करें। पीडीए में क्या ऐसा मुद्दा, कौन सा ऐसा कारगर साबित हुआ जो आप इतने प्रदेश में इतनी बहुमत से जीत दर्ज किया आपने? देखिए, पीडीए तो हमारा जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़ा, ये सब जोड़ करके एक उन्होंने नाम दिया था शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन जो ये बहुमत मिला है, इसमें अग्निवीर जैसी जो है प्राण घातक योजना मैं कहूँगा इसको, कि आप जैसे हमारे जैसे जो घर के नौजवान हैं जो निकल करके तैयारी करके और फोर्स में जाते हैं, तो उनको लगता है चलो हमारा जीवन बन गया, और पेंशन से लेकर तमाम सुविधाओं से लेकर फिर आगे उनकी औलादें, उनके परिवार में और लोगों का मन होता है। अब अग्निवीर ऐसी योजना है कि आप नौकरी में हो, आप बने हो, और आपका बेटा अग्निवीर बन करके और रिटायर्ड भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जवान, जो मुझे जानकारी है, इस दौरान अग्निवीर जवान 2 शहीद हुए हैं और उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही घटिया योजना है कि सेम वही काम करना है, 4 साल के लिए करना है और 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाना है। और अगर हम प्राणों की आहुति देते हैं भारत माता के नाम पर, और हम अपने वीरता प्रदर्शित करते हैं और हम शहीद होते हैं, तो हमें शहीद का दर्जा भी नहीं, सुविधाएं तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात जो पेपर लीक का है, योगी जी की सरकार में 7 सालों में कम से कम मुझे लगता है 17-18 पर्चे लीक हो चुके। और मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये लीक नहीं होते पर्चे, ये योगी जी की प्लानिंग के तहत, उनकी सरकार की प्लानिंग के तहत पर्चे लीक कराए जाते हैं कि आप जैसे नौजवान बेरोजगार घूमें, नौकरियां ना उपलब्ध करानी पड़े, हमें पैसा ना देना पड़े, हमें तनख्वाह ना देनी पड़े, हमें सुविधा ना देनी पड़े। उल्टा गरीब नौजवानों के माँ बाप से पैसा हटा जाता है। आप बताओ, 60 लाख नौजवान पुलिस परीक्षा की वो दिया है, पुलिस परीक्षा दिया 60 लाख नौजवान, 400 का ही अगर आप रखें, 400
तो 60 लाख में अगर आप पूरा करेंगे तो करीब 2.5 अरब रुपया होता है। इतना रुपया सरकार ने कलेक्ट कर लिया सिर्फ एक वांट निकाल कर, और बाद में सरकार ने कह दिया कि पेपर लीक हो गया, 6 महीने में फिर दोबारा परीक्षा करें। तो उस पैसे का इस्तेमाल जो है तत्काल सरकार ने चुनाव में कर लिया, उनके पास एक बड़ी पूंजी है। इस तरह से सभी परीक्षाओं में हो प्लानिंग करके लीक करते हैं पर्चा, इसलिए पर्चा लीक की सरकार मैं इसको कहता हूँ। और ये सरकार नौकरी बेरोजगारी नहीं दूर कर पाएगी, नौकरी नहीं दे पाएगी। इस सरकार को भी नौजवानों को हटाने के लिए काम करना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जैसे ये दिल्ली का मसला सुलझे उसके बाद से फिर इस सरकार पे प्रहार करने का, इस सरकार को हटाने की मुहिम चलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस वाले सिर्फ दलितों को और तमाम लोगों को, मतदाताओं को बहकाए कि आपका संविधान खतरे में हो जाएगा, आपका जो है ये छीन जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, तमाम तरह के बरगला करके हमारा वोट कैंसिल कर लिए, लेकिन 27 में हम इन लोगों को जवाब देंगे और पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार तो उनकी पीछे भी थी और अभी भी है, यूपी में भी थी, वहाँ भी थी। 10 साल में आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जागरूक और इंटेलिजेंट माना जाता है। मैं भाजपा के किसी कार्यकर्ता नेता से आप ही से सवाल करता हूँ कि आप कोई एक ऐसी योजना केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की बता दें जिससे नौजवानों, किसानों, मुसलमानों, छात्रों, गरीबों का, महिलाओं का हक और हित हुआ हो। कोई एक योजना बता दें तो मैं उनकी बात का जवाब दे दूँ। उससे ये कहते हैं कि हमने राशन दे दिया, रोजगारी दे रहे हैं, रोजगार व्यवस्था बना रहे हैं, हम राशन जो है फ्री दे रहे हैं आपको। राशन भारतवर्ष जैसे देश में 10 साल केंद्र की सरकार और पूर्ण बहुमत की, और पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में भी सरकार हो, जो एक बड़ा 5 देश का भाग है, और दोनों जगह बहुमत की सरकार चल रही है। दोनों जगह बिना परिवार वाले लोग सरकार चला रहे हो। जो भाजपा के लोग कहते हैं कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं, किसके लिए पैसा जमा करेंगे, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। और मुझे अच्छे से याद है 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मोदी जी ने, उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में बनती। अगर उन्होंने दिया होता तो एक परिवार की 5 की इकाई मान ले आप, तो 20-25 100 करोड़ होता, तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो रोजगार रहता उनके पास, वो कमाते होते, तो सरकार को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात कि 10 सालों में आपने लोगों को दिया क्या कि उनको अभी राशन पर खिला पिला के जिलाना है, उनको देखना है। तीसरी बात, एक फूड सिक्योरिटी बिल तो कांग्रेस की सरकार में आया था, उसमें इनका कोई रोल नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 1-1.5 रुपया 2 रुपया गेहूं का और 2.5-3 रुपया चावल का उस समय सांकेतिक एक सिंबॉलिक लिया जाता था कि लोग ये समझें कि हम फ्री में, हराम में नहीं खा रहे हैं, हम अपनी मेहनत का पैसा 2 रुपया 3 रुपया किलो हमको सब्सिडी में, हमको सस्ते में सरकार दे रही है, हम अपनी कमाई देकर खाते हैं। इन्होंने वो 2 रुपया 1 रुपया छूट कर दी, बस इतना सा मसला है। और गरीब कमजोर आदमी को यही जगाने और समझाने की बात है। क्या लगता है अब 234 पे आप अटके हुए, 292 उनका एनडीए 92 है, आपका इंडिया अलायंस 34 पे है, तोड़ जोड़ के सिलसिला जारी है। क्या लगता है? देखिए, कुछ चीज़ें हम लोग की रणनीति से परे हो गई। जैसे हम दिल्ली में नहीं ठीक कर पाए, हमारा गठबंधन मध्य प्रदेश में ठीक नहीं, राजस्थान में नहीं ठीक कर पाया, मध्य प्रदेश राजस्थान में सर 14 वो मध्य प्रदेश में नहीं ठीक कर पाया। हमारा गठबंधन या पटनायक जी कहिए उड़ीसा में नहीं लग पाया। बिहार में तेजस्वी जी बहुत मेहनत की, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाया। तो इससे हमारा गठबंधन जो हम लोगों ने 92-95 का बनाया था, उसमें कमियां आ गई और दूसरा पक्ष फायदे में हो गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि नीतीश जी देश के बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। चंद्रबाबू नायडू जी देश के बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और इन लोगों ने सरकारों में दायित्व निभाए हैं, और सरकारों के दायित्व निभाने में इनको पता है कि हम जो है किस खेमे में हमें जाना चाहिए, किस खेमे की सरकार बनाना चाहिए। 10 साल सरकार में नीतीश जी ने कई बार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, मगर मोदी जी ने आज तक नहीं दिया। आपको याद होगा बिहार में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, कितना दूं बिहार को, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कितना करोड़ दे दूं।
लेकिन मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं दिया। ये पीड़ा नीतीश जी को भी है और हमारे जैसे जागरूक जो समाज सेवी हैं, राजनीतिक वर्कर हैं, उनको भी है कि अगर प्रदेश पिछड़ा हुआ तो उसे आगे लाने के लिए दर्जा देना चाहिए। दूसरी बात, जब नीतीश जी दो मिनिस्टर के लिए 2 बार गए, भाग कर मोदी जी के यहाँ, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं दिया। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ऐसी पॉलिटिकल क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर उन लोगों के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो भी उन्हें याद है। परिस्थितियों ने गठबंधन बनवाया, वो भी उन्हें मालूम है। और आगे किस तरह के निर्णय लेने, वो भी उन्हें मालूम है। और देश इस बात का गवाह है, इस बात का इतिहास है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई थी। मैं तो अभी कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। मुझे ये अलग बात है कि विधायक बनने का मौका मिला मुझे। 12 से 17 तक मैं रहा, सरकार में मैं ले रहा और मैंने ये साबित भी किया कि कोई श्याम बहादुर सिंह यादव पूरा जबर से जीत गया है जी। हाउस में भी और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अखिलेश जी की बात थी, बहुत से काम भी हुई। 1100 करोड़ रुपये का काम हुआ पूरे। तो मुझे उसका मलाल नहीं है, मगर उस अनुभव से मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर स्थिर सरकार इंडिया गठबंधन दे सकता है, क्योंकि जनमानस का जो मैंडेट है, जनमानस ने जो वोट दिया है, उसने इंडिया गठबंधन को दिया है, परिवर्तन के लिए दिया है, मोदी के खिलाफ दिया है, मोदी की नीतियों के खिलाफ दिया है। इसलिए नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी को भी, और मेरी प्रार्थना भी है उन लोगों से कि उन लोगों को भी इस तरह का मन बनाना चाहिए कि देश के जनमानस ने इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए वोट दिया है। ये अलग बात है कि परिस्थितियों जोड़ घटाने लोकतंत्र के पैमाने से कुछ सीटें कम पड़ रही हैं। तो अगर गठबंधन में ही जाना है, गठबंधन से ही सरकार बननी है, तो इंडिया गठबंधन के साथ इन लोगों को जाना चाहिए, जो ज़्यादा समीचीन होगा। अभी तो आपको जीत मिल गई, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, अभी तो वक्त है, लेकिन जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम है, नमन है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सादर प्रणाम करता हूँ, उनकी रणनीति को सलाम करता हूँ। उनके हवाले से एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह का विश्वास आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी के प्रति हमारे सभी जाति धर्म के लोगों ने जताया है, यह विश्वास जताए रहेंगे, बनाए रहेंगे। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े और अग्रणी नेता माननीय अखिलेश यादव जी बनकर के इस देश की जो है जनता के मनोनुकूल राजनीति की पॉलिसी बनाएंगे, लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश को समृद्धशाली